हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन हम किस प्रकार निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर जिसका टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपको कुछ जो रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है या कुछ पॉइंट्स मान लीजिए अपनी पहली वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे कि संकरण की जो हाइब्रिडाइजेशन की सहायता से किसी भी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में हम किस प्रकार से जान सकते हैं और उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो इसके लिए आपको ये जो टेबल आपके सामने लिखी हुई है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होगा। इसमें क्या बताया हुआ है मैंने कि जब हम किसी भी सेंट्रल एटम का जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो अगर उसका sp संकरण आया, हाइब्रिडाइजेशन आया, तो उसकी जो शेप होगी वो होगी लीनियर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में संकरण sp है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन की। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन की। स्टैंडर्ड कंडीशन से मेरा मीन क्या है कि अगर sp संकरण है, मतलब s एक कक्षक और p z कक्षक, तो उसमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे वो होंगे 2। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर sp संकरण किसी सेंट्रल एटम का है तो उसमें जो नंबर ऑफ जो बॉन्ड होंगे वो होंगे 2। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर उपस्थित नहीं होगा। हम बात करेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन की। ये जो कंडीशन लिखी हुई है वो सारी स्टैंडर्ड कंडीशन है। मतलब sp संकरण अगर है तो उसमें 2 बॉन्ड फॉर्मेशन सेंट्रल एटम कर रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो कंडीशन है वो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट की। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे sp संकरण और sp2 संकरण के बारे में। मैं इनको पूरा आपको डेप्थ में इनको विद एग्जांपल समझाने वाला हूं। तो ठीक है, तो देखें, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का अगर जो संकरण है वो sp है तो उसकी जो शेप होगी वो होगी लीनियर से मतलब रेखीय कैसे, जैसे मैं बता दूं, ये कोई बीच में सेंट्रल एटम मान के चले इस तरीके से। ये सेंट्रल एटम और ये 2 बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, एक कोई दूसरा एटम इधर, एक दूसरा एटम इधर, और बीच में जो ये होगा वो होगा सेंट्रल एटम। तो देखें कि तो ये हो गया। अगर अब इसके लिए बंद कोण देखें, अब बंद कोण आपको साफ साफ दिख रहा होगा। जब शेप ये वाली होगी तो जो बॉन्ड एंगल है वो होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो इसके बाद अब बात आती है sp2 संकरण में। आप ध्यान रखना कि जो तीन प्रकार के कक्षक होते हैं। p में px, जो p 3 प्रकार का होता है, px, py और pz। जो sp जो संकरण होता है उसमें एक तो s होता है और होता है एक pz। ध्यान रखना, s और pz। तो sp हो गया। sp2 में जो आता है sp2 संकरण अगर है तो एक s, px और py। कहना क्या चाह रहा हूं, अगर sp2 संकरण किसी सेंट्रल एटम का है तो s, px और py। ये ध्यान रखने वाली थोड़ी छोटी सी बात है। अगर sp2 संकरण है तो शेप होगी उसकी ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय। कैसे देखें, जैसे इस तरीके से कोई शेप है, आपको दिख रहा होगा ये कोई शेप है, इसमें ये बीच में सेंट्रल एटम और इसके जो ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका त्रिकोणीय समतलीय का मीन क्या हुआ। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 3D में इमेजिनेशन करूं, अगर मैं इसको फर्श पर रख दूं, किसी प्लेन पर रख दूं, तो इसके जो तीनों जो बॉन्ड हैं वो प्लेन को टच करेंगे। इसी का मतलब है प्लेनर, समतलीय। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, अगर इसके जो तीनों बॉन्ड हैं इसको अगर मैं फर्स्ट पर रख दूं तो वो फर्स्ट को टच करेंगी। ठीक है, इसी का मतलब है। अब बॉन्ड एंगल आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरा होता है, जो पूरा सर्कल का होता है वो होता है 360 डिग्री। 360 डिवाइडेड बाय 3, तो जो एंगल आएगा इसका
वो आएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, तो अब ये कुछ, अब इनको आप फिलहाल देख लें, इनके बारे में मैं वीडियो अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। धीरे धीरे दो को लेकर हम प्रत्येक वीडियो में चलेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर sp3 संकरण होगा तो आकृति होगी चतुष्फल की है, टेट्राहेड्रल। बंधकोण का जो वैल्यू होगी बॉन्ड एंगल वो होगी 109 डिग्री 28 मिनट। sp3d ट्राइगोनल बाइपायरामिल, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा, 3 बॉन्ड एंगल तो होंगे 120 डिग्री के और 2 होंगे 90 डिग्री के। इस तरीके से आप टेबल याद रख लें या बना लें वीडियो को पॉज करके, या फिर मैं आपको इनके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो इसके बाद कुछ पॉइंट्स बताने हैं जो मैं अपनी पहली वीडियो में बताना भूल गया था, इसी के लिए बचा के रखे थे कि जो इनका यूज आएगा, कि जो एक संकरण के जो रूल या मैंने आपको जो कुछ पॉइंट्स बताए थे। पहली बात तो ये आती है कि संकरण में रिक्त कक्षक या अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक सभी भाग ले सकते हैं। कि संकरण में रिक्त, अर्धपूरित, पूर्णपूरित कक्षक, सभी प्रकार के कक्षक जो हैं वो संकरण की जो प्रक्रिया है उसमें भाग ले सकते हैं। अब इसके बाद जो बात आती है नेक्स्ट स्टार पॉइंट, कि जो संकरित कक्षक जो है, संकरित कक्षकों में संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के गुण आ जाते हैं। कक्षकों के गुण आ जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, आप देखें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मान के चलें किसी भी कि जैसे कोई AB3 कोई मॉलिक्यूल है, मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं, मैं फिक्स नहीं बता रहा हूं। A इसका सेंटर एटम है, अगर A इसका सेंटर एटम है और इसका जो संकरण आया मान के चलो sp3 आ गया, तो जो sp3 यानी कि संकरण होता क्या है कि समान ऊर्जा और समान आकृति के कक्षक संकरण में भाग लेंगे और उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा व समान आकृति के नए संकरित कक्षकों का निर्माण होगा। तो sp3 4 नए संकरित कक्षक बनेंगे, 4 नए संकरित कक्षक। क्या होगा, 4 नए संकरित कक्षक बनेंगे। तो उन कक्षकों में अगर हम देखें प्रतिशत लक्षण कैसे कि जो है ये जो sp3 जो संकरित कक्षक बनेंगे 4, उनमें जो s प्रतिशत लक्षण होंगे वो होंगे 25%। क्यों कि पूरा परसेंट 100 डिवाइडेड बाई 4 कक्षक है तो डिवाइडेड बाई 4, तो एक जो कक्षक है उसके वट में कितना है, हिस्से में कितना 25%, तो s तो एक ही है तो 25%, और प्रतिशत जो p लक्षण होंगे वो होंगे 75%। ये मैं समझता हूँ ये बात आपको भली भांति समझ आ गई होगी। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टार पॉइंट आता है कि बात ये आती है स्टार थर्ड पॉइंट, स्टार थर्ड पॉइंट ये आता है अलग अलग मुख्य क्वांटम संख्याओं वाले कक्षक। अलग अलग मुख्य क्वांटम संख्याओं वाले कक्षक संकरण में
भाग ले सकते हैं। आप जानते होंगे संकरण की जो अवधारणा दी थी वो वैज्ञानिक पॉलिंग के द्वारा दी थी। एक काल्पनिक अवधारणा है। संकरण में केवल कक्षक ही भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी भी भाग नहीं लेते हैं। कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों का तो बाद में पुनर्विन्यास होता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो उपस्थित होते हैं कक्षकों में, तो कक्षक संकरण में भाग लेते हैं और इलेक्ट्रॉनों का बाद में होता है पुनर्वितरण। तो कक्षक अलग अलग, अब इसको मैं समझाता हूँ विद एग्जांपल। मान के चलो एक कोई एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर जैसे हम मान के चले अगर ये आ गया कोई एक्स वो है उत्कृष्ट गैस, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है। अगर हम बात करें कि 4s2 और 5p1, ये इसका मुझे कोई फिक्स ध्यान नहीं है, मैं ओनली एग्जांपल समझा रहा हूं आपको कि ये कोई एटम है और इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। ये इसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसका? बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये, ठीक है। तो ये देखो, ये चार्ज जो आगे लिखी जाती है आपने शायद पढ़ा हो, ये होती है मुख्य क्वांटम संख्याएं। तो ये अलग, अब इनकी अगर जब बात करें कि जब ये एटम जब संकरण या बंद बनाएगा तो जो अतिव्यापन होगा कक्षकों के मध्य, जो संकरण होगा, तो उस संकरण में ये दोनों प्रकार के कक्षक ही संकरण में भाग लेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली S भाग ले या खाली P भाग ले, भले ही इनकी जो मुख्य क्वांटम संख्या है भले ही वो अलग अलग हैं, पर ये जो संकरण में भाग ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बातें, ये कुछ मेन पॉइंट्स मुझे बताने थे जो हमारी अब जो एग्जांपल बताऊंगा उनमें काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो पहला जो संकरण है sp संकरण। तो आप समझें कि कहना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहली बात ये आती है कि sp संकरण होता क्या है, कैसे आप समझें, थोड़ा मैं आपको एक ब्रीफ में समझाता हूं कि sp में क्या हुआ कि s में एक तो होगा s कक्षक और एक होगा pz कक्षक। तो जो जब किसी मॉलिक्यूल में, जब किसी सेंट्रल एटम का जो संकरण है वो sp आएगा, मतलब जो है कि हाँ, आप लिख के समझें कि हाँ कि जब S और P संकरण में जब किसी तत्व के, चलो बोल ही देता हूं, मुझे समझ में आ गया। जब किसी तत्व के जब एक S कक्षक और एक P कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, तो किसी तत्व का एक ग्राफ से समझाता हूं आपको, बिना लैंग्वेज के आप समझने की कोशिश करें कि एक किसी कोई तत्व ले लिया, उसका एक S कक्षक एक pz कक्षक जब संकरण में भाग लेगा तो समान ऊर्जा व समान आकृति के, समान ऊर्जा व समान आकृति के दो नए संकरित कक्षक बनेंगे। दो नए संकरित कक्षकों का निर्माण होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब किसी तत्व का एक S कक्षक तथा एक pz कक्षक संकरण में भाग ले तथा समान ऊर्जा व समान आकृति के दो नए संकरित कक्षकों का निर्माण हो, तो उस संकरण को कहते हैं हम sp संकरण, जिसके लिए जो आकृति होती है मैं इससे पहले बता चुका हूं, वो होती है रेखीय लीनियर, और जो बॉन्ड एंगल का जो मान होता है वो होता है 180 डिग्री।
मैं आपको शेप बता चुका हूं थ्योरी में, ठीक है। अब बात आती है कि भाई जब दो कक्षक भाग ले रहे हैं तो उतने ही दो नए संकरित कक्षक बनेंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं संकर में जितने कक्षक भाग लेंगे उतने ही नए संकरित कक्षकों का निर्माण होगा। अब समझें आप ग्राफ से कि आप जानते हैं एक एस कक्षक जो होता है उसकी जो शेप होती है वो गोलाकार होती है, प्लस एक हमने ले लिया पी जेड कक्षक। कौन सा? पी जेड कक्षक। मान के चलें कि जो एक्सिस है वो है जेड, तो ये कौन सा हो जाएगा? पी जेड कक्षक, क्योंकि जो पी कक्षक की जो शेप होती है वो होती है डमलाकार। इसके बाद जब ये दोनों कक्षक जो आपस में जब संकरण होगा इन दोनों कक्षकों के मध्य, तो दो नए संकरित कक्षकों का निर्माण होगा। मैं इससे अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूं कि संकरित कक्षकों को हमेशा उनकी एक पाली बड़ी और दूसरी पाली छोटी, कुछ इस तरीके से, एक पाली बड़ी और दूसरी पाली छोटी, कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है। चाहे संकरण कोई सा भी हो, ये जो संकरित कक्षक हैं उन्हें हम हमेशा इसी फॉर्मेट में दर्शाएंगे कि ये हो गया एसपी संकरित कक्षक और ये हो गया एसपी संकरित कक्षक। हाँ, मैं एक बता दूं कि जो ये कक्षक हैं, अब जब बात आ रही है शेप की, तो ये जो संकलित कक्षक हैं वो इस त्रिविमीय आकाश में इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि इनके मध्य जो है रिपल्शन प्रतिकर्षण बहुत कम हो। अब रिपल्शन क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं जो इसकी जो ये वाला भाग होता है इसमें होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व और ये होता है बंधी भाग। तो अगर हम अब इसकी शेप की बात करें कि कक्षक हो गए, तो शेप कैसे कि एक तो ये देखो लीनियर शेप है, पहली बात लीनियर शेप है, तो एक कुछ इस तरीके से। ड्राइंग बहुत ज्यादा खराब है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें और अच्छा बना देता हूं मैं कि चलो ट्रिक लगाते हैं इसमें। ये हो गया एक संकलित कक्षक और इसका तो ये हो जाएगा ये इस तरीके से। हाँ, सीख गया मैं। इस तरीके से जो ये बॉन्ड एंगल होगा ये होगा 180 डिग्री। आप समझ रहे होंगे ये लीनियर शेप। आप थोड़ा इमेजिन करें, मैं आपको बॉन्ड बनाना सिखाऊंगा अति व्यापन के लिए। जब मैं इसी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जब करीबी आपको पूरा बॉन्ड बनाना सिखाऊंगा। वैसे यहाँ कुछ काम आने वाला खास नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये बॉन्ड हो गया 180 डिग्री, आपको लीनियर शेप दिख गई होगी। तो ये जो फॉर्मेट है आप ढंग से समझ लें। सभी में जितने भी संकरण जो 7 संकरण में आपके सामने लिखे हुए थे, मैं उन्हीं में ये सेम फॉर्मेट नहीं बताऊंगा, किसी एक दो में बताऊंगा। फिर हम सीधा स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से। तो सुन लें कि आपको दिख रही होगी ये लीनियर शेप हो गई। एक बार फिर दोबारा सुन लें कि जो एस कक्षक हुआ एक पी कक्षक हुआ, क्योंकि अगर ये मेन एक्सिस हमने जेड मान ली है तो ये पी जेड। तो अब ये जो जब आपस में ये संकरण करेंगे तो दो नए संकरित कक्षक एसपी संकरित कक्षक और एसपी संकरित कक्षक बन गए। कि देखें जो इसकी जो छोटी पाली है वो इधर और इसकी जो छोटी पाली है वो इधर, इस तरीके से वो लीनियर शेप में अभिविन्यासित हो गए। तो इसके बाद अगर हम स्टार्ट करें, अपना एक एग्जाम्पल लें कि किस प्रकार हम संकरण की सहायता से किसी भी मॉलिक्यूल का जो बंध कोण है और आकृति है उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखें कि सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं एसपी संकरण की। हम 2 एग्जांपल पढ़ेंगे आज। तो देखें पहला एग्जांपल जो आता है मैं लेता हूं BCl2 बेरियम क्लोराइड। तो देखें
अब इसकी आप प्रोसेस सुन लें कि क्या है। सबसे पहले जो आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाता है उसके शेप या उसकी ज्यामिति या स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि उसका जो सेंट्रल एटम कौन सा है। सेंट्रल एटम यहाँ पर है बेरियम। अब बेरियम है तो इसका सबसे पहले हम निकालेंगे संकरण। इसका जो संकरण आएगा वो आएगा, इससे पहली वीडियो में बता चुका हूं, जो फॉर्मूला होता है भाइटम कोश में बक्स इलेक्ट्रॉन। जो बेरिलियम है, बेरिलियम के जो भाइटम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 2, और एकल बंध बनाने वाले तत्वों की संख्या आवेश 0 है, तो इसका जो संकरण आएगा 2 + 2 4/2 बराबर जो वैल्यू आई वो आई sp3। अर्थात हमको ये तो पता चल गया कि जो इसका जो संकरण है वो sp है, और ये 2 बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि ये क्लोरीन 2 अणु बेरिलियम के साथ जुड़े हुए। लाइक दैट मैं एक सिंपल सी फॉर्मेट अगर आपके सामने बनाऊं तो कुछ इस तरीके की इसकी फॉर्मेट होगी। 2 सिग्मा बंध ये बनाएगा, ठीक है, ये फॉर्मेट हो गई। अब इसको हम तरीके से कैसे लिखेंगे वो आप सुन लें कि संकरण कैसे हुआ, कैसे 2 जो sp संकरित कक्षक बने। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 और बेरिलियम 4, ठीक है, तो 1s2 और 2s2 और 2p0। तो आपको मैं इससे पहली वीडियो में बता चुका हूं कि संकरण में भाग लेने के लिए या तो बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास एक भी नहीं है, जबकि जो हमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो इसका जो सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp। तो देखें अगर मैं आपको एक कंसेप्ट चुका चुका हूं एक्साइटेड स्टेट का, तो अगर हम बेरिलियम को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दें तो क्या होगा, 1s2 इस s में से निकलकर एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो p में ट्रांसफर हो जाएगा। 2p1x1 2py0 और 2pz0, ठीक है। तो देखें अब हमारे पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए, एक s में और एक px में, ठीक है। तो सुने, जब 2 अयुग्मित एक्साइटेड स्टेट स्टार लगा दो यहाँ पर, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में आ गए, तो जब अब इसका आप इस तरीके से सुन लें कि 4 बेरिलियम स्टार एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया इससे हमने, तो 1s2 2s1 2px1 2py1 2py0 और 2pz0, ठीक है। तो क्या होगा, अब बनाए कि s में एक इलेक्ट्रॉन है और जो px है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये पूर्णतः इससे मुख्य मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये मत कहना कि सर आप बता तो ये रहे हो कि s में pz होता है। हाँ बिल्कुल pz ही होता है, परंतु अगर हम इसे px की जगह pz पहुंचा दें तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर। ये हमारा एक समझाने का तरीका है जिससे आप समझ सकें। तो आप ये वाली चीज यहाँ पर अप्लाई ना करें। तो 2s1 और 2px1, तो और जो है क्लोरीन अणु जब इसके साथ बंध बनाने के लिए आएगा तो क्लोरीन का जो आप जानते होंगे इसकी वैलेंसी 1 होती है, 3 इस पर लोन पेयर उपस्थित होते हैं। कुछ इस तरीके से एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है,
तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास, सेम कंडीशन यहाँ पर। तो ये आपस में साझा करके एक 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। समझे कुछ कि एक अयुग्मित तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के पास थे और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, 2 क्लोरीन परमाणुओं के पास, दोनों ने आपस में साझा करके सहसंयोजक बंध की सहायता से 2 सिग्मा बंध बना लिए। तो ये हो गया इसकी स्ट्रक्चर की बात। अगर ठीक है कि संकरण की सहायता से ही तो हम कर पा रहे हैं कि सबसे पहले हमें तो पता चला कि इसका जो संकरण है वो था sp, इसकी सहायता से हमने इसको एक्सट्रा स्टेट में पहुंचाया। ये सारी कहानी की है। अब इसका जो स्ट्रक्चर हम बनाए ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की, तो देखें ये हो गया बेरिलियम और ये हो गया क्लोरीन परमाणु 2। तो बेरिलियम का जो संकरण आया है वो आया है sp संकरण का मतलब क्या हुआ कि इसके पास 2 संकरित कक्षक होंगे। तो मान के चलो हमने एक संकरित कक्षक ये बना दिया और एक संकरित कक्षक ये हो गया। ठीक है, ये हो गया कौन सा sp संकरित कक्षक और sp संकरित कक्षक। ठीक है, अब बात आती है क्लोरीन की। आप यहाँ थोड़ा सा सुन लें कि जब आप ये वाली प्रोसेस कर रहे हैं तो आप जो ये वाले जो एटम दिए जाते हैं आपको, इनका भी आप संकरण निकालें कि संकरण निकालें। क्लोरीन का संकरण कितना आएगा, क्लोरीन का संकरण आएगा अगर हम निकालें सिग्मा प्लस लोन पेयर सहायता से, तो एक बॉन्ड ये बनाएगा BeCl2 में, एक बॉन्ड ये बनाएगा और इसके पास जो लोन पेयर होते हैं वो 3 लोन पेयर उपस्थित होते हैं। तो 1 + 3 = 4। तो ये जो संकरण आएगा वो आएगा sp3। इसका मतलब इसके पास 4 संकरित कक्षक होंगे, जिसमें से एक तो संकरित कक्षक मान के चलो ये इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। सेम कंडीशन यहाँ, ये इसके साथ अतिव्यापन करके जो कक्षक हैं वो सिग्मा बंध का फॉर्मेशन करेंगे। तो 2 सिग्मा बंध बन चुके हैं। अब इनके पास जो संकरित कक्षक बचे हैं 1, 2 और 1, 3, तो इनमें उपस्थित होंगे लोन पेयर। जो 3 लोन पेयर उपस्थित होते हैं क्लोरीन के पास, वो 3 इन संकरित कक्षकों में उपस्थित होंगे। सेम कहानी यहाँ कि 1, 2 और 3, तीनों में एक एक लोन पेयर उपस्थित होगा। ये सारी कहानी है पूरा कि जो BeCl2 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से लीनियर फॉर्मेट में, इसमें लीनियर शेप आपको साफ साफ इस पर नजर आ रही होगी कि ये देखें लीनियर शेप ही तो है। अगर इस तरीके से हम अक्ष बनाएं तो ये देखो लीनियर शेप, जैसा कि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो समझ आया कि संकरण की सहायता से हमने किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जान लिया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा CO2। ठीक है, CO2 में भी जो कार्बन है वो sp संकरित होता है। वो कैसे, अब देखें कि CO2 सबसे पहले वही प्रोसेस, हम कार्बन जो है उसका निकालेंगे। n = कार्बन में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, ऑक्सीजन तो भाग ही नहीं करेगा, तो 4/2 = 2 यानी sp संकरित। अर्थात जो कार्बन जो CO2 में जो कार्बन परमाणु है वो sp संकरित होगा, तो sp संकरित होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, अब लिखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन 6 1s2 2s2 2p x1 और 2p
Y1। ठीक है, यही तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब आप यूं मत कहना कि सर हमें तो इसे एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है कि हमारे पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, क्योंकि आप देखें sp अगर संकलित होगा तो उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिएगा हमें s कक्षक में और दूसरा चाहिएगा हमें p कक्षक में। ठीक है, तो इसके बाद हमें इसे एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना तो बिल्कुल पड़ेगा यहाँ पर जो 2pz0। तो अगर हम बात करें कार्बन 6 तो एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s1 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। आप देखें कि क्या हुआ, एक s कक्षक में और एक p कक्षक में। ठीक है, तो एक s कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और एक जो है वो हो गया p कक्षक में। कुछ इस तरीके से बना लो आप अगर चाहते हो तो। पर नहीं, संकरण में तो खाली pxc तो भाग लेगा, तो 2 नए संकरित कक्षक बनेंगे sp संकरण। तो एक ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो बचे हैं ये हैं कहलाएंगे असंकरित कक्षक। कौन से कक्षक? असंकरित कक्षक py और pz। हाँ, जो मैं स्टार पॉइंट आपको बताना चाह रहा था कि जो क्या है संकरित कक्षकों के, अब ये वाला रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। आप देखें, संकरित कक्षकों के द्वारा सिग्मा बंध बनता है और असंकरित कक्षकों के द्वारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन सा बंध बनता है? पाई बॉन्ड। तो देखें आप CO2 के अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होता है, दो सिग्मा और 2 पाई बंध उपस्थित होते हैं। होते कैसे हैं आप ये देखें कि चलो देखे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन हो गया, अगर हम ऑक्सीजन परमाणुओं को लेकर आए जिन पर 2 लोन पेयर उपस्थित होंगे और ऑक्सीजन की वैलेंसी आप जानते हैं 2 होती है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास होते हैं। तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो ये रहा और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये रहा और कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो जब इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसके पास जो संकरित कक्षक है इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये अक्षीय अतिव्यापन करके ये बनाएगा सिग्मा बंध। कौन सा बंध बनाएगा? ये बनाएगा सिग्मा बंध। और जो ऑक्सीजन का बचा हुआ एक अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, वो इन असंकरित कक्षक, भाई जो कक्षक संकरण में भाग नहीं लेते हैं उन्हें कहते हैं हम असंकरित कक्षक। ठीक है, तो जो है क्या होगा, एक ने तो बना लिया सिग्मा बंध। अब जो बचा हुआ ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके साथ पार्श्वव्यापी अतिव्यापन करके वो बनाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, कौन सा? पाई बॉन्ड का निर्माण करेगा कुछ इस तरीके से। सेम प्रोसेस यहाँ इसके साथ, हाँ इसके साथ जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो बनाएगा पाई बंध और इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बनाएगा सिग्मा बंध। अक्षीय अतिव्यापन और पार्श्वव्यापी अतिव्यापन
अक्षीय अतिव्यापन के द्वारा हमेशा सिग्मा बंध का फॉर्मेशन होता है और पार्श्वव्यापी अतिव्यापन के द्वारा हमेशा जो है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आप देखें कि दो तो बने सिग्मा और दो बने पाई, तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है sp संकरण के लिए। तो हम ये सारी प्रोसेस कर पाए कि जब हमें पता था कि जो कार्बन परमाणु CO2 में है वो होगा sp संकरित। इसके बाद जो अगर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाए CO2 का तो वो कैसा बनेगा, ये मान के चलो कार्बन का जो संकरण है वो है sp, तो इसके पास दो संकरित कक्षक होंगे, इसके पास होंगे दो संकरित कक्षक, और ये लिख के चलते हैं हम ऑक्सीजन परमाणु। ये स्ट्रक्चर जो बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है अपने आप में, ठीक है। तो अब बात करें कि CO2 में जब ये वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसको ढंग से समझने के लिए हमें ये जो परमाणु हैं सेंट्रल एटम के अलावा उनका भी संकरण निकालने की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम निकालें इसका हाइब्रिडाइज का निकालें तो सिग्मा प्लस लोन पेयर से अगर निकाल लो, इसका जो बंध है वो कितना सिग्मा बंध बना रहा है, वो बना रहा है 1, और इसके पास जो लोन पेयर है वो 2, 1 + 2 = 3, तो संकरण आएगा sp2 मतलब इसके पास जो है 3 संकरित कक्षक होंगे, जिसमें से इसने एक संकरित कक्षक की सहायता से तो ये सिग्मा बंध बना लिया। सेम प्रोसेस यहाँ ये हो गया, ये था sp संकरित कक्षक, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, अब देखें कि जब ये sp संकरित है और ये पाई बंध बना रहा है, तो sp संकरित है तो sp का मतलब क्या हुआ, एक s और pz, तो px और जो py है वो खाली रह गए, असंकरित कक्षक हैं। और जो असंकरित कक्षक जो होते हैं वो तल के लंबवत व ऊपर तल के लंबवत ऊपर व नीचे इस तरीके से px कक्षक और py कक्षक की px कक्षक और एक py कक्षक हो गया, क्योंकि इसका जो संकरण था वो था sp। अब इसका जो है वो sp2 है, मतलब इसके पास भी एक असंकरित कक्षक होगा। क्या होगा, इसके पास भी एक असंकरित कक्षक होगा, और जो बचे कुचे जो दो संकरित कक्षक हैं उनमें एक एक लोन पेयर उपस्थित होगा। क्या होगा, उनमें एक एक लोन पेयर उपस्थित होगा। तो बात ये आती है कि सिग्मा बंध का फॉर्मेशन तो हो गया, पाई बंध बनता है पार्श्वव्यापी अतिव्यापन, और पार्श्वव्यापी अतिव्यापन में आपको बताऊंगा, फिलहाल थोड़ा सुन लें। पार्श्वव्यापी अतिव्यापन में जब दो पालियां अतिव्यापन करती हैं कि कैसे, कि देखो जब ये पाली इसके साथ अतिव्यापन करेगी और इसी की ये वाली कुछ इस तरीके से जब अतिव्यापन होगा तो बनेगा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर हो गया एक सिग्मा और एक पाई। इसके बाद जो बात आती है कि इसके साथ अगर अतिव्यापन होगा वही पार्श्वव्यापी अतिव्यापन ये जब करेगा तो ये बन जाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, क्या हुआ, पाई बंध बन गया। तो आप देखें मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर CO2 का समझाया है कि जब क्या हुआ कि जब कार्बन का संकरण sp था
sp था तो दो नए संकरित कक्षक बने, सारी प्रोसेस करी, इसको एक्सट्रैक्टेड स्टेट में पहुंचाया। यहाँ पर पूरा मैं आपको समझा रहा हूँ। असंकरित कक्षकों से बनते हैं पाई बंध और जो संकरित कक्षक होते हैं उनसे बनते हैं सिग्मा बंध। तो ये सारी प्रोसेस हो गई। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन के आया है ये हमें सारा कुछ बताता है कि sp2 की जो आकृति है वो होगी लीनियर और जो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। लंबी वीडियो है यार, तो यार